हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप एकलव्य विद्यालय के अंदर या ईएमआरएस के अंदर पीजीटी की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में या इस प्रकार के वीडियो में हम लोग घटना चक्र द्वारा जारी किया गया एक प्रश्न कोश है, अद्यवार प्रश्न कोश, उसको कवर कर रहे हैं। बता दें ये 400 पेज का ये पुस्तक है और इसको एक बेहतर नोट मान सकते हैं। इसके लिए ये मारस के लिए एक बेहतर 60 नोट मान सकते हैं। विस्तृत तो नहीं कहेंगे लेकिन 60 नोट मान सकते हैं। बढ़िया है, जितना में अपने आप में एक नोट के लिए बढ़िया है, रिवीजन के लिए। और यदि आपका एग्ज़ाम एक महीने 1 डेढ़ महीने के अंदर हो गया, ज़्यादा संभावना हो जाएगा, तो इस नोट को आप बार बार रिवीजन करके मतलब अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं और रिवीजन के लिए ये बहुत पर्याप्त है। बाकी हम लोग जीरो लेवल से या विस्तृत अध्ययन के लिए हिंदी साहित्य अलग से पढ़ रहे हैं, तो इस पुस्तक को हम लोग जल्दी से देखेंगे कि इससे हम लोग क्या फ़ायदा ले सकते हैं। इसके पहले बता दें, हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जो एक चैप्टर था इसी पुस्तक का, उसको कवर कर दिए हैं। ये दूसरा चैप्टर है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जो आपके ईएमआरएस पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, और ये टीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास तो उसमें भी पूछा जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये मुख्य रूप से पीजीटी के लिए है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ यहाँ पे, और उसके नीचे देखते हैं इतिवृत्त और आलोचना का समेवत रूप से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में इतिहास की ओर इंगित या संकेत किया गया है, उसके लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। विकल्प ए यहाँ पर सही है। उपर्युक्त कथन जो है विजेंद्र स्नातक का है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 में इसका ये लिखा गया, के संदर्भ में कहा गया है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से विधेयवादी पद्धति के द्वारा लिखा। ठीक है ना। अब किस विद्वान ने इतिहास साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा? वीरगाथा काल किसने कहा है? सभी जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये छोटा छोटा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, और बूंद बूंद से घड़ा भी भरता है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है आदिकाल को वीरगाथा काल, वो आदिकाल भी स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं जैसे आदिकाल को किसने क्या नाम दिया। बाकी हम लोग हिंदी साहित्य के विस्तृत अध्ययन में इसको विस्तृत ढंग से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे डॉक्टर गिरियर्सन क्या कहते हैं? चारण काल कहते हैं। किस काल को? आदिकाल को चारण काल। मिश्र बंधु आरंभिक या प्रारंभिक काल कहते हैं। आरंभिक काल मुख्य रूप से, प्रारंभिक काल भी कहते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त इन प्रारंभिक काल कहते हैं किसको? आदिकाल को क्या कहते हैं? प्रारंभिक काल। वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अभी ऊपर क्वेश्चन आया है, उसी का डिस्क्रिप्शन हम लोग व्याख्या पढ़ रहे हैं। राउत सांकृत्यायन कहते हैं सिद्ध सामंत युग किसको? आदिकाल को। बीज वपन काल कौन कहते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हाँ आदिकाल कहते हैं आदिकाल को। और चारण काल तथा संधि काल कौन कहा है? राम कुमार वर्मा। आधारकार मोहन अवस्थी जी का है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है, तो इसको आप याद भी रहना चाहिए, बार बार रिवीजन करके याद कर लीजिए। नहीं तो वो बताया ना कि हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे कितना बार जिक्र हो गया है, सबको याद हो गया होगा। ठीक। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? वीर काल किसने कहा? तो वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अभी ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, वीर काल किसने कहा? तो कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल कहा हजार रामचंद्र शुक्ल ने। ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे देखिए वीर गाथा काल। ठीक है। तो एक चीज़ और बता दें, ये कहीं ना कहीं बढ़िया एग्जाम में पूछा गया, जो केंद्रीय लेवल का एग्जाम है, पूरा संशोधन करके रिसर्च करके भी लाया गया है। मान लीजिए ये पुस्तक, और जो केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, इनका टीजीटी पीजीटी में जितना क्वेश्चन बना है ना, उन सभी चीज़ क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है। अब देखिए जो रामचंद्र शुक्ल है ना, अपने किस पुस्तक जो है हिंदी साहित्य का इतिहास इनका, उसमें आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल, रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा है, आधुनिक काल को ये गद्य काल कहा है उन्होंने, या दोनों नामों को उन्होंने स्वीकार किया है।
हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, हम लोग अभी पढ़े हैं ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का नहीं है? आदिकाल का नहीं है कौन नाम? वीरगाथा काल हमने पढ़ा है, गद्य काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल। अब देखिए वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। चारण काल किसने कहा? जारीगिरी अरसन ने कहा, जारीगिरी अरसन ने कहा। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। वीरगाथा काल जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गद्य काल जो है ये इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल का नाम दिए हैं, आधुनिक काल को गद्य काल कहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो विकल्प बी यहाँ पर जो है आदिकाल का नाम नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और था कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने कहा, विकल्प बी सही है। गणपति चंद्रगुप्त ने अपने हिंदी साहित्य, देखिए इन पुस्तकों को भी देख लेना है, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है, और मिश्र बंधु ने आदिकाल का आरंभिक काल नाम दिया है। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, 11वीं शताब्दी है गोरखनाथ का समय। 11वीं शताब्दी का मतलब जानते हैं क्या हुआ? जैसे 10 शताब्दी पूरा हो गया, ठीक है, 11वीं में हम लोग घुसे, और 12वीं आने से पहले और 10वीं ख़त्म होने के बाद जो काल है वो 11वीं शताब्दी है। अभी हम लोगों की 21वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी में है, तो उसी हिसाब से समझ लीजिए। तो यहाँ पे कहा गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, किसने कहा है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कहा है। इनकी रचनाओं का मतलब गोरखनाथ की रचनाओं का जो संग्रह किया है इन्होंने किया है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है, ठीक है ना। और उसका नाम है गोरख बानी, ठीक है, उस पुस्तक का नाम है। देखिए इसको पढ़ लेते हैं व्याख्या भी। पीताम्बर दत्त बड़थवाल का समय 11वीं शताब्दी में माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे 845 यानी कि 9वीं सदी माना है, जबकि राम कुमार वर्मा 13वीं सदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं मानते हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनकी रचनाओं का संपादन किया जो गोरखबानी नाम से है, ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम जो माना जाता है 11वीं सदी ही माना जाता है पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा जो कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर है आचार्य शुक्ल, और यहाँ पे एक तरफ इतिहासकार है, दूसरे तरफ नामकरण है, वही आदिकाल का जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक भी आप जानते हैं, एक दो भी जानते हैं तो मिला लेंगे। आदिकाल जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राहुल संकीर्तन सिद्ध सामंत काल कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल आदि वीरगाथा काल, और मिश्र बंधु आरंभिक काल कहते हैं। एक दो भी है ना, तो उल्ट से अल्टरनेटिंग करके आप जान सकते हैं। जैसे पहला आप जानते हैं, मान लीजिए आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आप उनको उनका नाम जानते हैं, किसका? रामचंद्र शुक्ल का। तो पहले का दूसरे के साथ किस में मिला है? पहले का दूसरे के साथ डी वाले में मिला है। ये कहीं आपको पता है तब भी आप इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत युग है, सर ये इतना ध्यान देना, काल नहीं इन्होंने युग कहा है। और मिश्र बंधु जो है इन्होंने आरंभिक काल कहा है आदिकाल को। अब चलते हैं आगे। इनमें से किस साहित्य इतिहास ने अपने इतिहास ग्रंथ में इतिहास के गद्य साहित्य को, गद्य का आविर्भाव और गद्य का प्रवर्तन, हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान स्थिति गति नाम खंडों में विभक्त करके विमोचित किया है? किसको? ये जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो वह है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान स्थिति नामक गति खंडों में विभाजित किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और उन्होंने जैसे यहाँ पर देख लीजिए, गद्य का आविर्भाव उन्होंने माना है विक्रम संवत की बात हो रही है, अगर ईस्वी में लाना है तो 57 वर्ष इससे घटा देना पड़ेगा सन और ईस्वी में लाने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए आधुनिक गद्य हिंदी साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन जो है उसको प्रथम उत्थान काल माना गया है। प्रथम उत्थान काल पूछेगा आपसे कब तक है, तो संवत 1925 से 1950। एक क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जामों में, और पूछा जाता है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम उत्थान काल का समय बताइए, दूसरे का तीसरे का बताइए, या 1900 से 1925 विक्रम संवत को क्या नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने।
तो जो 1925 से 1950 का है प्रथम उत्थान काल नाम दिया है, ये विक्रम संवत में है कि जान लीजिए। और एक चीज़ बता दें, रामचंद्र शुक्ल ने जितना भी जिक्र किया है ना वो हिंदी में संख्याओं का किया है। जैसे यहाँ पर विक्रम संवत का नाम उन्होंने लिया है, तो इन जो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ेंगे वहाँ पे विक्रम संवत ही आपको मिलेगा। विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है। अब आगे चलते हैं, गद्य साहित्य का प्रसार यानी कि दूसरा उत्थान काल का समय है 1950 से 75। तीसरे उत्थान काल का समय है 1975 से आज तक, जिसको गद्य साहित्य की वर्तमान स्थिति कहा गया है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? बड़ा कर ले। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पतंजलि ने किया। विकल्प सी सही है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? हिंदी साहित्य का आरंभ रामकुमार वर्मा मानते हैं 1050 ईस्वी। और यहीं पे अगर ले लें रामचंद्र शुक्ल को, अगर रामचंद्र शुक्ल लेंगे ना, रामचंद्र शुक्ल को, तो वो भी कहते हैं 1050 से 1350, लेकिन इनका होता है विक्रम संवत में। तो विक्रम संवत और ईस्वी में ध्यान रखिएगा, रामकुमार वर्मा ईस्वी में वो बात कहे हैं और रामचंद्र शुक्ल उसको संवत में कहे। तो आगे यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन या व्याख्या। रामकुमार वर्मा द्वारा विरचित जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसको सन 1938 में प्रकाशित किया गया था, उसमें इन्होंने एक विशेष कालखंड 693 से 1693 तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचन किया है। विवेच्य ग्रंथ 7 प्रकरणों संधि काल में जो अलग अलग है, जैसे आदिकाल हो गया ना, हिंदी साहित्य के काल को बांटा गया है, उसी तरह ये भी मतलब अलग किए हैं, डिवाइड किए हैं। इनके भागों का नाम है संधिकाल है, चारण काल, भक्तिकाल के अनुक्रमणिता, भक्तिकाल, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य में विभाजित है। तो ये उसके भाग हो गए। या पूछ लेगा आपसे संधिकाल, चारण काल, भक्तिकाल की अनुक्रमणिका, या भक्तिकाल, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ये डिवाइडेशन किसने किया है हिंदी साहित्य के इतिहास में? तो आप वहाँ पर बताएंगे रामकुमार वर्मा ने किया है। ठीक है ना। चलिए, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली है। पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, या बौद्ध धर्म की उस समय जब प्रचलित थी या बौद्ध धर्म अपने पीक पे था, वहाँ तब की भाषा पाली थी। ऐसे जैनों की अगर बात करें, जब स्वामी महावीर जी का बात करें अगर उस समय, तो उस समय पाली भाषा थी। पाली नहीं, प्राकृत थी। पाली तो बौद्ध से संबंधित है और प्राकृत कह लीजिए तो जैन से ज़्यादा संबंधित है। प्रकृत भाषा व्याख्या देखें हैं, प्रकृति भाषा के विविध रूप में उसमें पाली प्रकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है, और अर्धमगधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से। अर्धमगधी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली पहुँची, और जहाँ जहाँ जैन धर्म का प्रचार हुआ वहाँ पे अर्धमगधी पहुँची। प्रकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ, और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्र प्रकृत का प्रधान रूप है। तो बस इतना जान लीजिए, अर्धमगधी जैन धर्म या पाली जैन धर्मी, और प्रकृत जैन धर्म, और जो बौद्ध है वो पाली भाषा संबंधित है। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना इनमें से कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। अब भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है ये किसकी है? शालिभद्र सूरी की है। शालिभद्र सूरी की रचना है। ठीक है ना। कौन? भरतेश्वर बाहुबली रास। और भरतेश्वर बाहुबली रास को मुनि जिनविजय ने जैन साहित्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। जैन साहित्य की परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसने माना है? भरतेश्वर बाहुबली रास को तो मुनि जिन विजय ने माना है। अब शालिभद्र सूरी जी जो हैं इनकी एक और रचना मिलती है, पंच पांडव चरित। पंच पांडव चरित इनकी एक
रचना मिलती है। खुमाल रासो एक है, खुमाल रासो के 43 छंद प्राप्त हुए इसमें, ये सब छोड़िए। और यहाँ पे आइए, ढोला मारू दूहा जो है ये कवि कल्लोल की रचना है। खुमाल रासो जो है दलपति विजय की रचना, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक ना। जय मयंक जस चंद्रिका जो है ये मधुकर कवि की रचना है, मधुकर कवि की रचना है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। लोक भाषा काव्य क्या है? ढोला मारूरा दूहा है। ढोला मारूरा दूहा जो है कवि कल्लोल की रचना है, ऊपर भी कई बार आ चुका है, कल्लोल की रचना है। 11वीं शताब्दी में ये रचित है, लोक भाषा काव्य है ये, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे दूहा घड़ा पुराणा अछही, ये पंक्ति जो है इसकी प्राचीनतम की ओर संकेत करती है कि मतलब बहुत प्राचीन ये रचना है। और इसमें कुछ दोहे जो हैं 17वीं शताब्दी के मिलते हैं, जिसको कुशल राय ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार किया था। मतलब ढोला मारूरा दूहा जो 11वीं शताब्दी का है, और उसके बाद इसमें कुछ मतलब विस्तृत किया कुशल राय वाचक ने, ठीक है, कुछ चौपाई जोड़कर। और तो ये आपसे प्रश्न पूछेगा, पहला चीज़ तो यहाँ से बन सकता है ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है, तो कवि कल्लोल की रचना है, पहला चीज़। और इसका शैली क्या है? लोकभाषा काव्य, लोकभाषा काव्य की ये पुस्तक है। और उसके बाद इसकी एक पंक्ति, कोई पंक्ति बता दी तो ये वाली पंक्ति बता सकते हैं, दूहा घड़ा पुराणा अछही। और एक चीज़ और बता देगा कि इसका विस्तार, या पूछेगा आपसे इसका विस्तार किसने किया, तो कुशल राय वाचक ने किया, ठीक है। और अवहट्ट भाषा से तात्पर्य बताइए। अवहट्ट भाषा जो है एक ग्रामीणों की भाषा है, पहला ग्रामीणों की भाषा है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। अवहट्ट जो है अपभ्रंश का विकृत रूप है। जब हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू पढ़ा रहे थे हम तभी बताए थे। देखिए संस्कृत, उसके बाद आता है कौन सा, पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद आएगा अवहट्ट, अपभ्रंश, इसी के बीच में चलेगा अवहट्ट, उसके बाद पुराने हिंदी, तब हिंदी भक्ति काल, ये आधुनिक काल, ये सारी चीज़ें आ गई। मतलब हिंदी, पुराने हिंदी आ गया, हिंदी आ गया, हिंदी का काल, इसके अपभ्रंश अवहट्ट के बाद आता है। तो अपभ्रंश या अवहट्ट का काल बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये दोनों लगभग समान रूप से एक साथ चलते हुए हैं। तो वही चीज़ आप कह रहा है। अवहट्ट अपभ्रंश भाषा का विकृत रूप है, थोड़ा सा अलग हुआ रूप है। और अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं, यानी कि अवहट्ट अपभ्रंश में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। और इसका जो कालखंड है वो 8 से 11वीं शताब्दी माना जाता है, 900 से 1100 माना जाता है। और इसे सामान्य तौर पे जो 800 से 1000 ईस्वी के बीच में माना गया है। अवहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। और इसके प्रमुख रचनाकार जो हैं अब्दुल रहमान जी हैं, जिनकी एक रचना है कौन सी, संदेश रासक, या संदेश रासक है, रासय है। और वहाँ के इसके जो अपभ्रंश के एक और हैं अवहट्ट भाषा के कवि दामोदर पंडित, उक्त व्यक्ति प्रकरण इनकी रचना है। ज्योतिश्वर ठाकुर हैं जो वर्ण रत्नाकर और विद्यापति जी की कीर्तिलता इनकी रचना है अवहट्ट भाषा में, तो आपसे पूछता है। और प्रमुख कवि विद्यापति जी रहे अवहट्ट भाषा के, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। तो अब आप बताइए संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। और उक्त व्यक्ति प्रकरण के कौन है? दामोदर पंडित। वर्ण रत्नाकर के कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। और कीर्तिलता के विद्यापति जी, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा मिलता है। जो है पहले तो जान लीजिए, अवहट्ट जो है अपभ्रंश का प्रवर्ती रूप है। और अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा का यूज होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे चलते हैं, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है? मतलब राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना, चर्या गीत और दोहा कोश कई लोगों ने लिखा है, तो इस प्रकार की रचना करने वाले जो पहले बौद्ध सिद्ध हैं वो कौन है? सरहपा जी हैं, विकल्प ए सही है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, हम व्याख्या देख रहे हैं, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले सिद्ध हुए सरहपा जी हुए। और सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है,
सरापा को हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरापा का जो समय है माना है 760 ईस्वी स्थिर किया है या माना है, और अधिकांश विद्वानों का यही मानना है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का पहला जो प्रयोग है वो सरापा में दिखाई पड़ता है, सरापा की रचनाओं में दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध परंपरा की योगिनियों का नहीं बल्कि योगी का है? कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनियों का नहीं है बल्कि योगी का है? जैसे इसमें 4 योगिनी भी हुई थी, तो पुतलीपा जो है ये स्त्री नहीं पुरुष है, योगी हैं। बाकी कनक लपा है, मणिभद्रा है, लक्ष्मीकरा है, मेखलापा है, ये जो है मेखलापा भी एक है। ये चारों जो है ये योगिनी थी, ठीक है। 84 सिद्धों में 4 योगिनी हुई, ठीक है ना। यहाँ पे वही चीज़ें दिया होगा, क्या दिया है यहाँ पे देख लीजिए अगर देखना चाहे तो। सिद्ध साहित्य आदिकाल के कुल सिद्धों की संख्या इतनी हुई, जिसमें मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, कनकलपा योगिनी थी, मेखलापा भी एक योगिनी थी। 84 सिद्धों में 4 महिलाएं थी। पुतलीपा भी सिद्ध कवि थे जो शूद्र वर्ग के, यहाँ पे शूद्र बता रहा है पुतलीपा को। वही चीज़ें हैं जो मैं बताया अभी तक। और मैं बताता हूँ जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ, लगभग 100 या 90 करीब में होगा। 125 प्रश्नों का यूपीटी जीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, उसको आप देख लीजिए तो बहुत सारा, ये जितना भी मैं अभी इस यहाँ पर बता रहा हूँ एक भी प्रश्न वहाँ से बाहर नहीं है, ठीक है। वहाँ पर व्याख्या भी मेरा है, सभी प्रश्नों का जितना व्याख्या हो सकता है मैं करता हूँ, पहले पढ़ाया था अभी। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद अधिकांश लोग मानते हैं। अधिकांश लोग क्या मानते हैं? सरहपाद को मानते हैं हिंदी के प्रथम कवि। अन्य अलग अलग लोग अलग अलग लोगों को माने हैं, लेकिन अधिकांश जो पूछ रहा है तो सरहपाद जी हैं। और किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। सूरदास कितने बात के हैं, कबीर भी कितने बात के हैं। विद्यापति को माना जा सकता था थोड़ा बहुत, जो कन्फ्यूजन है अगर तो, लेकिन कबीर सूरदास को तो हटा दीजिए, भक्ति काल में आपको मिलेंगे। और ये विद्यापति जो मिलते हैं अंतिम में मिलते हैं, जो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अंतिम में इनको स्थान दिया है, आदिकाल के अंतिम में मिलते हैं ये, तो सरहपाद जी हैं, ठीक है। इस ऑप्शन को भी देखिएगा आप लोग, तो विकल्प यहाँ पर तीसरा वाला हुआ। यहाँ पर व्याख्या भी है। अधिकांश विद्वान के हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 8वीं शताब्दी में इनका इस समय माना था। यहाँ पे देख लीजिए आया भी था, जो 760 ईस्वी आया भी था। हिंदी का सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। उनका मूल नाम राहुल भद्र हुआ या था, राहुल भद्र था मूल नाम। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। उनके सरहपा, सरोज वज्र, पद्म तथा पद्म वज्र नाम भी मिलते हैं, कई नाम से उनको जाना जाता है। और बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से ये एक थे। 84 सिद्धों में एक थे ये। और उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया, जो साहित्यिक रूप है वो छूट गया है। बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं का संपादन, बस यहाँ पे देखिए, सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। किस नाम से किया है? तो दोहा कोश नाम से किया है। इस चीज़ को देखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर देखें तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि कहा। अब देखिए, गणपत चंद्र, अगर राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो सरहपाद सही है। मैक्सिमम विद्वानों की बात करें तो सरहपाद सही है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि गणपत चंद्र गुप्त किसे मानते हैं हिंदी का प्रथम कवि, तो शालिभद्र सूरी को मानते हैं। शाली भरतेश्वर बाहुबली रास इनकी रचना है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। यही डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात अगर कर लें हम लोग, तो स्वयंभू को ये मानते हैं हिंदी का प्रथम कवि। तो कई विद्वान हैं ऐसे अलग अलग जो अपने अनुसार मानते हैं, अपने रिसर्च के अनुसार, जहाँ वो पाए उसी के अनुसार इसको मानते हुए चले गए, ठीक है ना। जैसे जो रिसर्च पाए, जो साक्ष्य पाए उसी के अनुसार ये कहें। अब चलते हैं, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? जो 84 सिद्ध थे
उनमें से किस सिद्ध से सबसे सर्वप्रथम ये शुरू हुआ था सिद्ध परंपरा? तो वो थे सरहपा। अब जो सरहपा थे तो सरहपा को मानना ज़्यादा उचित बन जाता है, लेकिन ये भी क्लियर नहीं कि वो हिंदी यूज किए थे कि नहीं। ठीक है ना, तो इस कई विद्वान अपने अपने सोच के अनुसार चलते हैं। नहीं, सरहपा को आप मानिए सही है। और जब विद्वानों का नाम देगा तो वहाँ पर अलग अलग डालिएगा, जैसे शालिभद्र सूरी, गणपत चंद्र गुप्त और स्वयंभू के लिए राम कुमार वर्मा। तो विकल्प सी सही है। और यहाँ पर देख लीजिए सिद्धों के बारे में कुछ दिया हुआ है। सिद्धों की भाषा प्रमुख रूप से क्या रही? सांध्य भाषा रही। सिद्धों की भाषा क्या रही? सांध्य रही। इनकी रचनाओं में दोहा कोश महत्वपूर्ण है, चर्या गीत महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसके रचनाओं में भैया? तो सिद्धों की रचनाओं में। और अगर बात करें कि इनका प्रमुख केंद्र कहाँ था, पर इनका प्रधान केंद्र जो था श्री पर्वत था। श्री पर्वत इनका प्रधान केंद्र था। और बौद्ध धर्म के विकृत रूप से उद्गीत हुए, ये यानी कि बौद्ध धर्म की एक शाखा मान लीजिए, या इससे अलग होकर बने हैं, ये मान लीजिए। सिद्धांत चर्या के ग्रंथ है, इस सिद्धांत चर्या के कुछ ग्रंथ है, जैसे यहाँ पे साधन समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप, मंजूश्री, मूलकल्प, ये सब उससे थोड़ा सा विकृत रचना है। सिद्ध साहित्य से जुड़े विद्वान, सिद्ध साहित्य से जुड़े विद्वान कौन कौन है? विंडल हैं, हरप्रसाद शास्त्री हैं, राहुल सांकृत्यायन है, मोहम्मद शहीदुल्लाह। ये प्रमुख रूप से हैं जो जो सिद्ध साहित्य पर ज़्यादा रिसर्च किए हुए हैं। यहाँ तक आपसे क्लियर हो गया। ऊपर भी कुछ दिया, सिद्धों की वज्रयान शाखा से ही 84 सिद्धों की परंपरा शुरू हुई। राहुल संकीर्तन तिब्बत सिद्धों की परंपरा सरहपाद से मानते हैं, तथा नरोपा से शुरू हुई थी। सरहपा से प्रारंभ मानते हैं और नरोपा से पूरी हुई, मतलब लास्ट में कौन आएगा? नरोपा। ठीक है। अब देखिए, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने कहा? देख रहे हैं ना कितना बड़ा कन्फ्यूजन है। सुन रहा है विनोद? हालांकि नहीं सुन रहा है। यहाँ पर मेन बात यह है कि देखो, अलग अलग विद्वान अलग अलग को मानते हैं। यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन की बात करो तो सरहपाद को लेकर आते, और गणपत चंद्र गुप्त की बात करो तो शालिभद्र सूरी को लेकर आते हैं, राम कुमार वर्मा की बात करो तो स्वयंभू को कहते हैं। समझ रहे हो ना? और उसके बाद यहाँ पे आ गया देखो न, पुष्प या पुंड को मानने वाले भी आ गए। शिव सिंह सेंगर मानते हैं कि नहीं, पुंड या पुष्य थे कौन? हिंदी के प्रथम कवि। ठीक है ना? तो शिव सिंह सेंगर ने माना है। इनकी एक पुस्तक है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज में 5000 कवियों का वर्णन है। समझ गया ना? ये पेशे से इंस्पेक्टर थे। नाथ पंथ और इनकी जो पुत्री थी उसका शिव सिंह सरोज, इसका क्या है? इनका शिव सिंह सेंगर की रचना है, जिसमें ये पुंड या पुष्प को मानते हैं कि ये पहले कवि हैं हिंदी के। नाथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। नाथ सिद्धों की मतलब जो नाथ पंथ है, नाथ पंथ जिससे प्रेरित होकर आप हिंदी नाथ पे पढ़ रहे हैं, और नाथ स्टडी भी चैनल है। गोरखपुर एजुकेशन सिटी घोषित हो गया है बहुत पहले, 5 साल पहले। तो यहाँ पर नाथ पंथ जो है सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। ठीक, सिद्धों के 84 सिद्धों में से बाद में धीरे धीरे ये सब अलग हो गए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये मानते हैं, या इनके पुस्तक में है हिंदी साहित्य के इतिहास में, या इनका प्रोटेक्शन है ये, कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकले हैं। एक किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। अब आगे भी देखिए यहाँ पे क्या दिया है। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें उन्होंने लिखा है कि नाथ सिद्ध परंपरा से ही छटकर निकले हैं। नाथ बौद्धों की वज्रयान से, नाथ जो है बौद्ध में किस यान से थे, किस शाखा से? वज्रयान शाखा से थे। गोरखनाथ ने पतंजलि में उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। प्रवर्तन करते हैं मतलब ये कहाँ से प्रेरित हुए? तो पतंजलि से हुए। और नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? मत्स्येंद्र नाथ ने की। उसके जो शिष्य हुए कौन हुए? गोरखनाथ जी हुए। गोरखनाथ ने इसने नाथ संप्रदाय को बहुत प्रचार प्रसार किया। ठीक ना? और उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को क्या कहते हैं? अपभ्रंश को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा? तो पुरानी हिंदी कहा। अब यहाँ पर कुछ दिया है, देख सकते हैं उसके बारे में चाहे तो आप। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही
प्रकृत भाषा हिंदी या अपभ्रंश कहा है? इस चीज़ को याद कर लीजिए आप। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? पुरानी हिंदी को ही प्रकृत भाषा हिंदी या अपभ्रंश मानते हैं। कुछ लोगों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा या उत्तरकालीन अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। तो ये चीज़ चलती है। और जो आदिकाल का समय है उसमें शुरुआत में पुरानी हिंदी आपको मिलेगी, और पुरानी हिंदी को अपभ्रंश, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, यही सब चलता। कुछ लोगों ने प्रयास किया कि इसको अलग माना जाए, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा। कहीं ना कहीं पुरानी हिंदी से अपभ्रंश को जोड़ा ही गया है, बस यही इसका सार है। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? अब देखो, पुरानी हिंदी तो कई लोगों ने कहा है। रामचंद्र, अभी देखो यहीं पे ऊपर चल रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्रकृत भाषा हिंदी या अपभ्रंश कहा है। एक चीज़ यहाँ पे हो गई। और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं। और यहाँ पर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। इन छोटे छोटे फैक्ट को ध्यान रखना है, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन से बचने के लिए इन चीज़ों को बार बार रिवीजन भी करना पड़ेगा। और तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, उसने कहा था, उनसे उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही रचना है। और यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर प्रेम संवेदना की कहानी है, और यह 1915 में प्रकाशित हुई। कौन सी कहानी? उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखो, स्वयंभू देव जो 8वीं शताब्दी के इर्द गिर्द हुए, निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए। अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए, मतलब इसमें कोई विवाद नहीं है। स्वयंभू देव इनकी एक रचना है, जो नाम है उसका पौम चरियु है, राम कथा पर आधारित है। यह 5 कांड और 63 संधियों या सर्गों में विभाजित है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। अपभ्रंश का आदि काव्य किसे माना जाता है? पौम चरियु को माना जाता है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि या अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि संज्ञा दिया गया। और वाल्मीकि ही क्यों? क्योंकि ये पौम चरियु जो है यह राम कथा पर आधारित है। इसमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई? अब देखो, जैन धर्म में दीक्षित हो गई, ऐसा भी कई लोगों ने लिख दिया है। उस समय जैन धर्म था कि नहीं था, त्रेता युग की बात है। तो बता दें कि ये जो रचना है पौम चरियु, ये रामायण अभी बताया ना, स्वयंभू की रचना है। और उनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पौम चरियु उनकी रचना है और ये राम का कथा पर आधारित है। तो इसमें लिखा गया है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जो है जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। पौम चरियु शंभु कृत चरित काव्य है, 5 खंडों में विभक्त है, 84 भाग हैं, इसमें खंड है, और ये सब नीचे दिया हुआ है। और लंका विजय के बाद पुष्पक विमान पे चढ़ के कौशल नगरी आई सीता। आगमन के पश्चात वहाँ पर वातावरण में राम का अच्छा व्यवहार देखने लायक था। ये सब है। और जैसे अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम को कहती हैं कि आज मैं अपने सतीत्व का पताका फहराऊंगी। आज आग कितनी भी समर्थ हो मुझे जलाए, अगर हो सके तो। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा, और ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई। पौम चरियु जो शंभु द्वारा रचित है, उसमें ये कहा गया है शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? लौकिक चरित्र काव्य किसे माना जाता है? भविष्यत कहा को माना जाता है। भविष्यत कहा को लौकिक चरित्र माना जाता है। यह धनपाल द्वारा लिखित है। धनपाल द्वारा लिखित है। कौन? भविष्यत कहा, धनपाल की रचना है यह। योगसार जो है जोइंदु की रचना है। जोइंदु की रचना है योगसार। पाउड़ दोहा राम सिंह की रचना है। और परमात्मा प्रकाश जो है आचार्य
गिंदु की रचना है, योगिंदु देव की रचना है। ठीक है, परमात्मा प्रकाश। तो धनपाल द्वारा क्या चीज़ है, भविष्यत कहा है, और यह एक ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है, लौकिक चरित्र काव्य। अब आपसे ये रचना का नाम देकर उसके लेखक का नाम पूछ लेता, कवि का नाम पूछ लेता। ठीक है, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, तो पुष्प दंत को कहा जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन बी है भी। ठीक है, पुष्पदंत को कहा जाता है अपभ्रंश का भवभूति। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है, पुष्पदंत की रचना इनमें से कौन नहीं है। महापुराण पुष्पदंत जी का है, जसहर चरियु पुष्पदंत का है, जय कुमार चरियु पुष्पदंत का है। ये तीनों रचनाएं जो हैं पुष्पदंत की ही हैं, ये भी। ठीक है, तीनों रचना। बाकी पौम चरियु अभी थोड़ी देर हम लोग पढ़े हैं, स्वयंभू की रचना है, स्वयंभू की रचना है पौम चरियु। ठीक, यहाँ में नीचे कुछ दिया है, पौम चरियु पुष्पदंत की नहीं है, हम लोग भी जान गए, बल्कि स्वयंभू की रचना है। और इनकी दो रचनाएं हैं, रिठनेमी चरियु और स्वयंभू छंद, रिठनेमी चरियु और स्वयंभू छंद, ये भी इनकी रचनाएं हैं। किसकी, स्वयंभू की, अरे नहीं, ठीक है, स्वयंभू की रचना है। महापुराण के रचनाकार कौन है, महापुराण के रचनाकार पुष्यदंत हैं, पुष्पदंत या पुष्यदंत, आपको अलग अलग नाम भी मिल सकता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। महापुराण के रचनाकार पुष्यदंत हैं। अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत या पुष्यदंत की तीन रचनाएं मिलती हैं, कौन कौन, महापुराण, जय कुमार चरियु और जसहर चरियु, ये तीन रचनाएं हैं। ऊपर भी यही चीज़ आया था, यहाँ पर महापुराण, देखिए महापुराण, जसहर चरियु और जय कुमार चरियु, ये तीन रचनाएं। अब इसको याद कर लीजिए, आपको पुष्यदंत से छुटकारा मिल जाएगा। इनमें जो महापुराण है, महापुराण में अनेक घटनाओं का जिक्र है, जिसमें 63 महापुरुषों की जीवन की घटनाओं का वर्णन है। प्रसंगवश इसमें राम कथा को भी स्थान मिला है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले अमीर खुसरो हैं, सभी जानते हैं। और खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का इस नाम से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है, मतलब खड़ी बोली जो है इन्हीं की रचनाओं में मिलता है, हिंदी जो है। और हालांकि वे फारसी के भी लेखक थे, लेकिन सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी ये बहुत लिखते थे, मुकरी और खालिक बारी इनकी रचना है। और पहेलियाँ, मुकरी के अलावा पहेलियाँ भी लिखते थे, पहेलियाँ इनकी रचना है। मुकरियाँ हैं, दो शकुने या सुखने हैं, गज़ल भी है। ये सभी किसकी रचनाएं हुई, तो अमीर खुसरो की हुई। इतना अमीर खुसरो के बारे में जानिए, बाकी आपके एग्जाम के लिए इतना ठीक है। हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है, अमीर खुसरो की। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं, आदिकाल कह रहा है और उसके बाद अंतिम चरण कह रहा है, ये दोनों चीज़ें किसके मिलेंगी, तो अमीर खुसरो में मिलेंगी। और अमीर खुसरो, इनका जन्म जो हुआ था 1253 ईस्वी में हुआ था, कासगंज उत्तर प्रदेश में। जगह का नाम पूछ लेता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कासगंज उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। और अमीर खुसरो स्पेशल नाम दिया हुआ है इन सिलेबस में, EMRS PGT के सिलेबस में इनका नाम स्पेशल है, तो इनसे कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, कोई भी तथ्य, ठीक है ना। और कासगंज उत्तर प्रदेश का जिला का नाम कासगंज है और पटियाली नामक गांव में हुआ है। अब देखिए, अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा इनका जो है प्रमुख उद्देश्य है। मनोरंजन भी हो, उसके साथ लोक व्यवहार की शिक्षा मिलती रहे। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने
जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ मुकरियाँ लिखी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले व्यक्ति हैं। कौन? अमीर खुसरो। इनके उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई। 100 ग्रंथ इनके द्वारा बताया गया है, जिनमें अब 20-21 ही उपलब्ध हैं। जे हाल, ये देखिए, इसको मैंने पढ़ाया था, गाया भी था। जे हाल मिसकी मकुंतवा फुल दुराए नैना बनाए बतिया, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ये इनका बहुत बढ़िया था। इन्हीं पे एक अमिताभ बच्चन का गाना बना था, वो वाला दिल या तुम्हारा दिल है वाला गाना, इसी के तर्ज पे सब हूबहू इसी पे बना हुआ है। तो ये अमीर खुसरो की पंक्ति है, विकल्प ए सही है। जे हाल मिसकी मकुंता वाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अनहेरी रतिया। और उपर्युक्त काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि खुसरो जी की है। खुसरो का वास्तविक नाम, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, वास्तविक नाम अबुल हसन है, ये भी पूछ सकता है आपसे। इन्होंने स्वयं को खुसरो सुखन कहा। स्वयं को क्या कहा? खुसरो सुखन कहा। मैं बता रहा हूँ बार बार कि एक भी तथ्य स्किप नहीं करना इनसे। मारस पीजीटी हिंदी वाले सिलेबस में इनका नाम स्पेशल मेंशन है, ठीक ना। अब देखिए अमीर खुसरो के बारे में कुछ रचनाएं देखेंगे, पंक्तियाँ देखेंगे। यहाँ पे है जो रचनाएं, देखिए खालिक बारी है, ऊपर भी आया था। खालिक बारी है, खलिक बारी या खालिक बारी कह सकते हैं। फारसी, अरबी और हिंदी का कोश ये है जो खालिक बारी। नूर सिपहर या सिपहर, आशिक, आवास ए खुश रवि, ये इनकी रचनाएं हैं। किसकी? अमीर खुसरो की। पहेलियाँ मुकरियाँ गज़लें ये भी हैं। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद इन्हें कवियों में राजकुमार कहते हैं। कवियों में राजकुमार इनको कौन कहा? ईश्वरी प्रसाद जी कहे। किसको? अमीर खुसरो को। इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का शासन देखा। दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का शासन देखा। तोता ए हिंद इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। तोता ए हिंद इनको किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। इन्हें खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाला कवि माना जाता है। इन्हें खड़ी बोली में काव्य सृजन करने वाला सबसे पहला कवि माना जाता है। किसको भाई? अमीर खुसरो को। आदिकाल में पहेलियाँ मुकरियाँ दो खुसने सखुने लिखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। मोरा जो बना नवेलना भयो गुलाल इनकी प्रमुख काव्य पंक्ति। कई बार ये पूछा गया है, मोरा जो बना नवेलना भयो गुलाल। कथन है, मैं हिंदुस्तान की तोती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझे कुछ पूछना चाहो या मुझे समझना चाहो तो हिंदवी में पूछो, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेश थे, यह इसकी युक्ति है। किसकी युक्ति है? खुसरो का लक्ष्य तो जनता का मनोरंजन था, पर कबीर जो थे धर्मोपदेश थे, यह किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आपको मैक्सिमम कथन इन्हीं के मिल जाएंगे, और अगर कहीं के प्रश्न आते हैं एग्जाम में तो 40% तो इन्हीं के रखे हुए हैं, 40 से 50-60%। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन, पर कबीर का धर्मोपदेश था। धर्म का उपदेश देना कबीर का था, मनोरंजन कराना खुसरो का था। शुक्ल जी के अन्य कथन जो हैं, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा पर अधिक था। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। उक्ति वैचित्र की प्रधानता है, यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। ये शुक्ल जी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? शिलांकित कृति कौन है? राउरवेल है। राउरवेल स्वयंभू की रचना है। किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू नहीं है, स्वयंभू हैं पाउड़ दोहा के। तो यहाँ है राउरवेल के रोड़ा कवि, ठीक है। बाकी राउरवेल के कौन है? रोड़ा कवि। वर्ण रत्नाकर की अगर हम बात करें तो ज्योतिश्वर ठाकुर हैं।
ज्योतिश्वर ठाकुर वर रत्नाकर के, पाहुड़ दोआ के राम सिंह, और प्राकृत पेंगलम के जैन आचार्य हेमचंद, ये इनके लेखक रहे। ठीक है, और इसमें क्या पूछा, क्या कौन शिलांकित कृति है, तो वो है राउल वेल है, विकल्प भी सही है। ठीक है ना, और इसमें भी वही सब दिया हुआ है। देखिए शिलांकित कृत राउलवेल है। गद्य पद्य इसमें चंपू काव्य है, ये ध्यान रहे, चंपू काव्य है ये राउलवेल। और प्राचीनतम हिंदी कृति है, इसकी रचना राउल के नखशिख वर्णन के प्रसंग में हुई। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन किया है, फिर गद्य का प्रयोग किया है। इस कृति के रचयिता रोड़ा कवि हैं। राउलवेल से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ मिलता है। ठीक है, और उसके बाद इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं राउलवेल में। ठीक है ना, तो राउलवेल यहाँ पर सही है, शिलांकित कृति है। कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन के संबंधित कौन सा ग्रंथ है, राउलवेल है। अभी अभी पढ़े हम लोग नखशिख वर्णन से संबंधित 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ राउलवेल है। यहाँ पे देखिए उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर की रचना है, दामोदर शर्मा, पंडित दामोदर शर्मा की रचना है। कुलयमाल जो है उद्योतन सूरी की रचना है। और वर्ण रत्नाकर की बात करें तो ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है यह। और नीचे क्या दिया है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुलयमाला कथा के लेखक कौन है, उद्योतन सूरी हैं, अभी ऊपर बताए हैं। कुलयमाला के रचनाकार उद्योतन सूरी हैं। यहाँ पे नीचे कुछ लिखा है कि इसके रचनाकार उद्योतन सूरी हैं। आदिकालीन गद्य साहित्य, अच्छा कुछ किताब दिया है। देखिए उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का है, राउलवेल जो चंपू है रोड़ा कवि की रचना है। ये तीनों यहाँ पर दिया है। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, व्याकरण ग्रंथ के रूप में उक्त व्यक्ति प्रकरण प्रसिद्ध है, और इसके रचनाकार जो है दामोदर शर्मा है। राउलवेल के आप जानते हैं रोड़ा कवि हैं, ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर के हैं, और कुलयमाल के हैं उद्योतन सूरी। ठीक है, तो कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है, उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है। अब यहाँ पे देखते हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। मतलब उस समय भी ऐसी पुस्तकें की रचना हो रही थी, इस पुस्तक से पता चलता है। और मैथिली हिंदी में रचित एक पुस्तक है वर्ण रत्नाकर, सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से यह प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब हिंदी से इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है, आदिकाल की भाषा कौन सी है, डिंगल और पिंगल। डिंगल पिंगल भाषा आदिकाल की भाषा है, बाकी सभी आदिकाल की भाषा नहीं है। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली ये आधुनिक काल की भाषा है। खड़ी बोली भी, ठीक है, पुरानी हिंदी बात करें, अपभ्रंश करें तो ये आती है उस काल में और आदिकाल में, और वहीं से तो धीरे धीरे खड़ी बोली प्रारंभ होगा। और डिंगल पिंगल तो पूर्णतः आदिकाल की भाषा है। आदिकाल की भाषा मुख्यतः अपभ्रंश रही है मुख्य रूप से। और बात करें डिंगल पिंगल उसी के समकालीन आदिकालीन भाषा रही है। राजस्थानी ब्रज भाषा मिलती जुलती रही है इससे। चारण कवियों की भाषा या रासो साहित्य की भाषा मुख्यतः डिंगल रही है। डॉक्टर नगेंद्र अपने संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में इसे शैली मानते हैं, डिंगल पिंगल को। ठीक है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है, चारण साहित्य जो है रासो साहित्य का दूसरा नाम है, विकल्प डी सही है। डॉक्टर जॉन ग्रियर्सन एवं राम कुमार वर्मा ने
हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया। हिंदी साहित्य के प्रथम काल यानी कि आदिकाल को आचार्य गिरियर्सन और राम कुमार वर्मा ने चारण काल नाम दिया था। और इस काल में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की पराक्रमपूर्ण चरित्र एवं गाथाओं का वर्णन करते थे। कह रहा कि उस समय जो कवि थे जिनके आश्रय में पल रहे थे उनका खूब वर्णन करते थे, पराक्रम गाते थे, उन्हीं के विषय में रचनाएं ज़्यादातर करते थे। जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। आदिकाल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। विजयपाल रासो जो नल सिंह कृत है, हमीर रासो सारंगधर द्वारा है या सारंगधर कहिए या सारंगधर कहिए, खुमाल रासो खुद, दलपति विजय विशल देव रासो 20 नर, नरपतिनाल, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, परमाल रासो जगनिकृत हैं रचनाएं हैं। और सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख है, जिसमें 4 महिलाएं हैं, सरापा, सवरपा, लुईपा, डिम्बुपा, इनके बारे में आप पढ़ें। और नाथपंथी योगी अलग जगाते हैं, अलख निरंजन ऐसे बोलते थे। हम लोगों को याद है जब हम लोग छोटे थे तो आते थे कि उनका सवा एक महीना होता था। सवा एक महीना मतलब 1 महीना और कुछ 7-8 दिन। तो एक महीना अलग जगाते थे। वो 3 बजे रात्रि को ये अपना वो ले लेते, सारंगी ले लेते थे और एक लालटेन ले लेते थे। तो वो पूरे गांव में जगाते थे सबको। अलख निरंजन ऐसे बोलते थे और अपना जोग गाया करते थे। तो वही है, नाथपंथी योगी अलग जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठ योग संबंधी ग्रंथ घेरंड संहिता और शिव संहिता है। सबसे प्राचीन हठ योग संबंधी जो ग्रंथ है शिव संहिता और घेरंड संहिता है। और जो नाथपंथ के लोग हैं वो शिव के अनुयायी हैं, शिव को मानते हैं अपना इष्ट। गोरखनाथ द्वारा रचित पुस्तक जो है हठ योग प्रमुख है। गोरक्षनाथ ज्ञानामृत है, गोरक्ष कल्प आदि ये सब पुस्तकें हैं। जैन साहित्य प्रकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है इनकी संख्या 12 बताई गई है। जैन साहित्य में आगम जिसको कहा जाता है उसकी संख्या 12 बताई गई है। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? रासो ग्रंथ जो है डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। आदिकाल की भाषा है यह, ठीक है ना। इस रासो साहित्य श्रृंगार और वीर रस से युक्त है। डिंगल पिंगल भाषा इसके अनुकूल है, मतलब आदिकाल के, और श्रृंगार वीर रस से, और इसमें कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार रही है? मतलब श्रेणी काल क्रमानुसार कौन रहा है, सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, ऐसे ऐसे करके। तो बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो और खुमाल रासो इसकी रचना हुई है। अब देखिए, बिसल देव रासो नरपतिनाल की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, और खुमाल रासो खुद दलपति विजय की रचना है। मीर रासो के सारंगधर या सारंगधर हैं। तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं। देखिए, बिसल देव रासो पहले आएंगे, उसके बाद चंद्रबरदाई, हमीर रासो, खुमार रासो, इन सब की रचना हुई। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम काव्य मानते हैं। देखिए, यहाँ से सबकी भावनाएं अलग हो गई। वहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और। मतलब वहाँ पे हम लोग पहले थोड़ी देर पहले पढ़े हैं तो अन्य अन्य लोग मानते थे अलग अलग विद्वानों को। तो जैसे राहुल सांकृत्यायन जी ने स्वयंभू को माना है, नहीं, सरापा को माना है। उसी प्रकार मिश्र बंधुओं ने भी हिंदी का प्रथम और वास्तविक महाकवि चंद्रबरदाई को माना है। तो ये मिश्र बंधु विनोद जो है, मिश्र बंधु भाई 3 हैं, गणेश श्याम सुखदेव। उन्होंने एक रचना रचा जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। और मिश्र बंधु विनोद को आधार मानकर रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो जैसे उसमें कहा गया है उसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल जी भी ने कहा है। और यहाँ पे आगे चलते हैं। वीर गाथाकालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? जो वीर गाथाकालीन रासो है उसमें किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अति रंजनापूर्ण वर्णन, मतलब जिसके अंडर में रहते थे, जिसके आश्रय में रहते थे कवि, उनका खूब बढ़िया से वर्णन करते थे वीर गाथा का, पराक्रम का। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण भी है।
और कृष्ण लीला का संपादन प्रतिपादन नहीं है, ये भक्ति काल का विषय है। युद्धों का सजीव और गत्यात्मक वर्णन, ये तीनों है। तो कृष्ण लीला जो भक्ति काल में मिलेगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? उपदेश रसायन जो है जीन दत्त सूरी की रचना है। जीन दत्त सूरी की रचना है। कौन? उपदेश रसायन रास। ठीक है, जीन दत्त सूरी, रास नहीं लगा इसमें, लेकिन है उपदेश रसायन रास, जीन दत्त सूरी की रचना है। और इसमें जो अपभ्रंश भाषा में बद्ध है, यह गीत नित्यपरक धारा का रासो ग्रंथ है। अब देखिए कुछ रचना है, जैसे भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। बुद्धि रास शालिभद्र सूरी का है। पेथ डराक रास पेथड रास मंडलिक की रचना है। जीव दयाराम रास जो है आशुके की रचना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हाईलाइट किया है, पेथड रास को मंडलिक की रचना है, इसको आप लोग अलग से रिमेंबर करिए। बाकी भरतेश्वर बाहुबली याद है, बुद्धिरास याद है, जीव दयाराम रास है एक रचना, ये पेथड रास मंडलिक की रचना है। हिंदी साहित्य के 700 से 1300 मतलब आदिकाल का बात कर रहा है कि कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? कालखंड, इस कालखंड को चारण काल कहा है राम कुमार वर्मा और ग्रियर्सन दोनों लोगों ने। हिंदी साहित्य के 700 इसको चारण काल कहा है, वही चीज़ इसमें कहा है व्याख्या में। बिसल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? बिसल देवरासों में गेय शैली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिसल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? गेय शैली का। ठीक है, गे शैली इसमें है। और यह प्रेम से परिपूर्ण है, यह प्रेम से परिपूर्ण है। और भोज परमार की पुत्री राजमती होती हैं, अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव होते हैं। इन्हीं दोनों लोगों का प्रेम प्रसंग है इसमें। ये प्रेम करते हैं, विवाह करते हैं, फिर वियोग होता है, फिर मिलन होता है, इसी सब का जिक्र है इसमें। बिसलदेव रासो जो है नरपति नाल की रचना है, नरपति नाल की रचना है। ठीक है ना। तो ये चीज़ बताएं कौन होता है, एक राजमती होती है और दूसरा बिसलदेव होते हैं। ठीक, इन दोनों का प्रेम प्रसंग है इसमें। शादी होता है, वियोग होता है, पुनर्मिलन होता है, इसी सब का देखिए यहाँ पे लिखा भी है। नरपति नाल ने 1155 में इसकी रचना की थी। और बिसलदेव रासो आदिकाल के एक श्रेष्ठ काव्य कृति है ये, मतलब बिसलदेव रासो। और ये श्रृंगार परंपरा का है। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान तक पहुंची है। कौन सी परंपरा? ये प्रेम प्रसंग की या श्रृंगार परंपरा की बात हो रहा है यहाँ पे। कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया है। रीत काल में जाकर श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास पे रहा है। और बिसलदेव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा का वर्णन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मासा का वर्णन है। ठीक, श्रृंगार परंपरा का है, काव्य कृति है, नरपति नाल इसके रचनाकार हैं। यह 1155 में रचा गया। बिसलदेव रासो इसके रचनाकार हैं, राजमती इसकी नायिका हैं और बिसलदेव जो हैं इसके नायक हैं। गेय काव्य ये मुख्यतः है। और पूछेगा राजमती से नाराज होकर बिसलदेव कहाँ चले जाते हैं? तो उड़ीसा चले जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। देखिए नीचे आ भी गया, राजमती से रूट कर बिसलदेव कहाँ चले जाते हैं? तो उड़ीसा चले जाते हैं। ठीक ना, जो अभी बता दिए हम। और उसी चीज़ का यहाँ पे भी जिक्र है, देखते हैं एक बार। बिसलदेव रासों में भोज परमार की पुत्री, वही भोज परमार की पुत्री होती है राजमती। अजमेर के चौहान वंश के बिसलदेव जो राजा होते हैं। बिसलदेव तृतीय के विवाह वियोग पुनर्मिलन की सरस वर्णन है। राजमती के बातों से नाराज होकर उड़ीसा चले जाते हैं और 12 वर्ष तक राजमती के वियोग में दुखी रहते हैं। वह राजभवन की दीवारों को कोसते हैं, कामना करते हैं, फिर बाद में ये मिल जाते हैं, इसी सब का जिक्र है। और किस रासो ग्रंथ को आल्हखंड के नाम से जाना जाता है? वह है जगनिक का परमाल रासो। जगनिक का परमाल रासो है जो इसे आल्हखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, परमाल रासो को आल्हखंड के नाम से भी जानते हैं। संजू बघेल एक गायिका भी हैं, आप लोग शायद जानते होंगे, वो बहुत अच्छा आल्हा गाती हैं। और जगनिक के परमाल रासो खंड ग्रंथ को आल्हाखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा के वीर आल्हा और उदल की वीरता का गाथा है। आल्हा और उदल यही है, वाराणसी के पास मिर्ज़ापुर है, नहीं वाराणसी के पास चुनार एक किला है, गंगा नदी किनारे चुनार एक किला है। और चुनार एक
के किले में उनका मंदिर भी है, जहाँ बंटी बोली नामक फिल्म की शूटिंग भी हुई है। तो वहाँ पे उनका एक मंदिर था, यज्ञ हुआ था, उसका जिक्र है। उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय जो वीर गाथा वो कौन सा है? यही है परमाल रासो, बुंदेलखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय गाथा। और हमारे यहाँ भी प्रसिद्ध है, गोरखपुर के क्षेत्र में भी आल्हा। लेकिन मूल जो है ये मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला क्षेत्र सबसे मतलब जन्मभूमि कह सकते हैं। 1865 में चार्ल्स इलियट ने जिस आल्हा खंड का प्रकाशन करवाया था वह मौखिक परंपरा पर आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और नागरिक प्रचार सभा से प्रकाशित करवाया। चलिए छोड़िए इसको। आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे? परमाल राजा के सामंत थे। आल्हा उदल परमाल के दरबार में सामंत थे, जिनकी वीरता का वर्णन जगनिक ने परमाल रासो में किया। जगनिक की रचना परमाल रासो, और परमाल के दरबार में ये थे आल्हा और उदल, इनकी बहुत ये वीर थे परमाल के दो। बारी बरिस ले कुकुर जिये और 13 ले जिये सियार, बरिस 18 छत्री जिये आगे जीवन को धिक्कार। यह आल्हा विधा है इसकी, जो आल्हा की है, ठीक है ना। इसकी विधा क्या है? आल्हा है। 12 बरिस ले कुकुर जिये और 13 ले जिये सियार, बरिस 18 छत्री जिये आगे जीवन को धिक्कार। कहने का मतलब यह है कुत्ता कितने वर्ष जीता है? 12 वर्ष। कुत्ता का जीवन 12 वर्ष। 13 वर्ष सियार, वो जो सियार होता है, सियार मतलब लोमड़ी, गीदड़ नहीं, लोमड़ी जो होता है ना, यहाँ पे हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, और उसको सियार बोलते हैं, सियार। और जो छत्री होते हैं उनका जीवन 18 तक सबसे बढ़िया है, जवानी तक युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर जाए, और उसके आगे जीवन को धिक्कार है। ये चीज़ है आल्हा इसका क्या है? शैली है, विधा है। और आगे चलते हैं। यह एक लोक गाथा है आल्हा और वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो हैं वो चंद्रबरदाई हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, ठीक ना। तो अब देखिए नीचे व्याख्या भी देख लेते हैं। ये हो गया वीरगाथा काल। मतलब वीरगाथा काल आदिकाल को कहा रामचंद्र शुक्ल ने, और उसकी एक प्रसिद्ध रचना है जो काव्य प्रबंध काव्य, ये एक ध्यान देना है, प्रबंध काव्य है। कौन? पृथ्वीराज रासो, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता को चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक। पृथ्वीराज रासो 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं इसके, और बड़े संस्करण जो का प्रकाशन काशी से हुआ था। बड़े संस्करण का प्रकाशन काशी नगरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ था। इसकी हस्तलिखित प्रतियां जो है उदयपुर के संग्रहालय में संग्रहित हैं, सुरक्षित हैं। तो यहाँ पर उदयपुर, चंद्रबरदाई इंपॉर्टेंट हो गए, और यह एक प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और ठीक है सब। आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, उसी के बारे में तो अभी पढ़ रहे थे हम लोग। पृथ्वीराज रासो है। और जबकि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो प्रिप्रवास। अब प्रिप्रवास के रचनाकार कौन है? हरिऔध जी हैं। अब पृथ्वीराज रासो आदिकालीन रचना है, जानते हैं आप, जिसके रचनाकार चंद्रबरदाई हैं, और जबकि प्रिप्रवास के रचनाकार हरिऔध जी हैं। हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पृथ्वीराज जो था किसके प्रति अनुरक्त था, मतलब पृथ्वीराज रासो में उसका कथा का वर्णन है। देखिए पृथ्वीराज रासो संयोगिता के प्रति अनुरक्त था, पहला चीज। और जो संयोगिता थी वो जयचंद की पुत्री थी। देखिए जयचंद की पुत्री कौन थी? संयोगिता थी। अब जयचंद क्या करते थे नहीं, जयचंद पृथ्वीराज से ज्वेलस रखते थे, मन ही मन द्वेष रखते थे, क्योंकि उनका जो उत्कर्ष था वो बहुत बढ़ रहा था, उनका मान सम्मान और उनका क्षेत्र, राज क्षेत्र पृथ्वीराज का बढ़ रहा था, तो उनको ये सहन नहीं कर पा रहे थे, मतलब मन ही मन द्वेष रखते थे। हुआ एक बार क्या, जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर के लिए स्वयंवर इन्होंने रचवाया, किसने? जयचंद जी ने। और
बाहर, गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर, मतलब महल के उनका पृथ्वीराज का मूर्ति एक बनवा दिया वहाँ पे, अपमान अपमान करने के लिए। तो अब ये स्वयं संयोगिता क्या करती हैं, ये तो पृथ्वीराज को पसंद करती थी और पृथ्वीराज संयोगिता उसी मूर्ति में अपना वर डाल देती हैं, मतलब माला। और उसी समय आते हैं घोड़े पर पृथ्वीराज और इसको उठाकर लेकर चले जाते हैं, बिठाकर। और कहाँ ले जाते हैं? दिल्ली। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार इसको वीडियो रोक कर पढ़ लीजिए। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? पृथ्वीराज के पिता का नाम की बात करें तो सोमेश्वर है, और संयोगिता का जयचंद्र जी उनके पिता हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पृथ्वीराज रासो परमाल रासो बलभद्र विलास नामक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा अनंगपाल तोमर का राजा कमध्वज से युद्ध हुआ। अजमेर के राजा सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान के पिता जो हैं ने राजा अनंगपाल की सहायता की। तब अनंगपाल ने अपनी पुत्री इंद्रावती का विवाह सोमेश्वर से करके उनका एहसान चुकाया। इंद्रावती का ही एक नाम कमला भी था। यहाँ पे रचना और रचनाकार दिया हो, बिसल देव रासो 20 नर नरपतिनाल पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई पर जग पर, ठीक है, जग पर जगनिक परमाल रासो खुमाल रासो खुद दलपत विजय। एक भी पता रहेगा तब भी आप करें, जैसे 20 नर बीसल देव रासो नरपति नाल है, पहले का दूसरे एक साथ किस में है? सिर्फ बी वाले में है। एक भी पता रहेगा तब भी मिला लेंगे आप। ठीक, मान लीजिए आपको पता है पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई हैं, बी का चौथे के साथ, तो बी वाला है ना, इसमें चौथा कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ भी पता चल जाएगा, तो बी वाला सही है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है? वही चीज़ मिला है, बिसल देव रासो नरपतनाल और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनिक और कुमार रासो दलपति विजय। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। कौन कौन उपलब्ध नहीं आदिकालीन में? जैन सिख तो अभी 15वीं शताब्दी के करीब में हुआ है, जब अंग्रेज आ गए तब का ये है बना हुआ। ठीक है, गुरु नानक के समय में 15वीं शताब्दी की बात है। देखिए यहाँ पे आदि हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय है 1050 विक्रम संवत से 1375 तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि ये विक्रम संवत 1050 से और 1375 तक आदिकाल, 1375 से 1700 तक जो है भक्तिकाल, 17 से 1300 से 19 तक हो गया ऋतकाल, उसके बाद आधुनिक काल। तो चारण काल कहा है इन्होंने आदिकाल को, जैसा कि कई बार जिक्र हो चुका है। आदिकाल में जो प्रमुख साहित्य हुए वो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य, प्रकीर्ण साहित्य हुए। बाकी सिख साहित्य जो है इसका उल्लेख 15वीं शताब्दी में मिलता है, लगभग भक्ति काल के करीब में। ठीक ना। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस काव्य ने किया? आप जानते हैं प्रमुख है विषय, प्रमुख है, प्रसिद्ध है कबीरदास का दोहा। खैर कबीरदास तो बाद में आए, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है दोहा काव्य की शुरुआत, परंपरा की शुरुआत जोइंदू ने किया। जोइंदू को अलग एक नाम से भी जाना जाता है, योगिंदु, योगिंदु अलग अलग ढंग से लिखा जाता है, तो कन्फ्यूज मत तो होइएगा। इनकी दो रचना प्रसिद्ध है, योगसार और एक है परमात्मा प्रकाश। तो एक जगह लिखा है हमने, दिखाते हैं आपको कहाँ पे है, यहाँ पर। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना, योगिंदु और जोइंदु में। ठीक, ठीक ना। अब ये देखिए जो परमात्मा प्रकाश है, योगसार जो है, पहला तो योगसार आध्यात्मिक ग्रंथ है, और परमात्मा प्रकाश जो है ये परमात्मा द्रव्य गुण अध्यात्म जीवन से है। समाधि ले लीजिए, कुंडली जागरण वाला चीज़। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? वीरगाथा काल की रचना कौन नहीं है? संदेश रासक नहीं, संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, अब्दुल रहमान की रचना है। आलाखंड, आलाखंड मतलब परमाल रासो, परमाल रासो, और यह जगनिक की रचना है। भक्तमाल नाभादास की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? कर कब की?
तो भक्तमाल जो है यह भक्तिकाल की रचना है, न कि आदिकाल का। ठीक है ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। और देखिए, तो वीरगाथा काल आदिकाल को कहा जाता है। संदेश रासक के रचना काल अब्दुल रहमान। आलाखंड परमाल रासो को कहा जाता है, इसके लेखक जगनिक। भक्तमाल नाभादास का भक्तिकाल की रचना है, और जयमंक जयचंद्रिका आदिकाल की रचना है, मधुकर कवि इसके रचनाकार हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, और भक्तमाल इसके रचनाकार हैं। प्रिया दास भक्तमाल की टीका लिखते हैं 1712 में, और 200 भक्तों का चरित्र 316 छप्पयों में वर्णित है। 200 भक्तों का चरित्र है और 316 छप्पयों में वर्णित है। भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। एक चीज़ और, भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जयमंक जयचंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। इनमें कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? आदिकाल का कौन नहीं है? नाभादास नहीं है, अभी ऊपर तो आए हैं। बाकी चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, और दलपति विजय और खुमाल रासो हो गया, परमाल रासो। ठीक है, जगनिक की रचना हो गई। अब यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ होगा, अलग से कुछ नज़र नहीं आ रहा। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? आदिकाल की रचना विद्यापति की पदावली है। विद्यापति इसकी रचना है, और अवहट्ट भाषा में है ये। सूरसागर सूरदास की रचना है। बीजक कबीरदास का। भ्रमर गीत सूरदास की रचना है। अब देखिए, पदावली आदिकाल की रचना है। विद्यापति की पदावली जो है आदिकाल की रचना है। बाकी सूरसागर, बीजक, भ्रमर गीत ये तीनों भक्तिकाल की रचना है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, ये भक्तिकाल की रचना है। ठीक है। अब देखिए, जो पदावली, इसमें कृष्ण प्रेमलीला का खूब वर्णन हुआ है। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस क्या है? उस समय का प्रमुख रस वीर है, उसके बाद श्रृंगार है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है, वही चीज़ बता रहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा। अब तक तो जो नए भी होंगे उनको भी याद हो गया होगा। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहा में मिलती हैं। और ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इस कथन को पूछा जाएगा तो आपको सीधा सीधा इस कथन का के बारे में पता होना चाहिए। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। दूसरा कथन है, और राजश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रम पूर्ण गाथाओं का वर्णन करते थे। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल को वीर गाथात्मक ग्रंथ की प्रधानता रही। वही बता रहा है कि वीर रस होगा इसमें, और इसके बाद श्रृंगार रस भी है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो 14, याद रखिएगा। 14 ग्रंथों की रचना की किसने? विद्यापति जी ने। विद्यापति का एक रचना है, इनकी रचनाएं जो है संस्कृत एवं अवहट्ट भाषा में। पहला चीज़ जान लीजिए, कीर्ति लता इनकी एक रचना है, कीर्ति पताका एक रचना है, और पदावली ये तीसरी रचना। कुल 14 रचनाओं का जिक्र है। और जो कीर्ति पताका है ना, ये अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुआ। कीर्ति लता एक छोटा सा प्रबंध काव्य है, जिसकी भाषा अवहट्ट है। विद्यापति इसे कहानी कहते हैं। और पदावली विद्यापति के यश का आधार है। विद्यापति के यश का आधार इनको हम लोग इसीलिए जानते हैं पदावली की वजह से, यानी इनके यश का आधार पदावली है। और इनके अन्य रचनाएं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति सप्तरंगी, विभाग सार, वर्ष कृत्य और गया पतन, गोरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके कुल 14 ग्रंथ हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए।
यह किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कृष्ण परंपरा में इनको न रखना चाहिए, ये आदिकाल में इनको डाल दिए हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं रखना अच्छा समझते हैं। अब देखिए विद्यापति के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कुछ मान्यताएं हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के हैं। नायक और नायिका राधा कृष्ण हैं। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिला कहलाए वह पदावली है। विद्यापति शैव थे और शिव के अनुरक्त थे। उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की, भक्ति के रूप में नहीं। मतलब जो राधा कृष्ण है उनका जब जिक्र किया उन्होंने, उनके जैसे राधा को नायिका बनाया और कृष्ण को नायक, तो उन्होंने भक्त के रूप में नहीं इनका जिक्र किया बल्कि श्रृंगार काव्य के रूप में इनका जिक्र किया है। और कहते हैं आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को बताया है। जैसे विद्यापति को कुछ लोग कह देते हैं कि ये जैसे भक्ति काल के हैं, तो उसी के प्रतिरोध में उन्होंने ये उत्तर दिया था। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिला कहला? मैथिल कोकिला क्यों कहलाए हैं? पदावली के आधार पर, ऊपर पढ़ा भी है हम लोगों ने। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि जिसकी रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिला कहलाए वो कौन है? पदावली है। और अपने समय की प्रचलित मैथिल भाषा का व्यवहार किया। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगारिक हैं। नायक और नायिका राधा कृष्ण है, ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। काव्य भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। काव्य भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। विकल्प ए सही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो 1986 में लिखे गए में विद्यापति के संदर्भ में लिखते हैं, काम भाव और शरीर सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, इसीलिए चिर परिचित होते हुए भी वे चिर नवीन है। ठीक ना, तो यहाँ पे रामस्वरूप चतुर्वेदी बोले थे काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। क्लियर। देसिल बना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? यह विद्यापति की पंक्ति है। देसिल बना सब जन मिठा। बता दें कि इन्होंने अपना देश अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, यह जानकर मैंने इसकी रचना की। उन्होंने कहा मैथिल कोकिला जो है विद्यापति को मैथिल कोकिला कहा जाता है। इनका पूरा नाम विद्यापति ठाकुर है। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? अभिनव जयदेव की उपाधि से कौन विभूषित है? जो विद्यापति हैं। मैथिल कोकिला के उपाधि से भी हैं ये। विद्यापति ने ओइनवार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे हैं। ओइनवार के राजवंश में ये रहते थे, इस चीज़ को भी पूछा जा सकता है। इनके गीत के भाव वैशिष्ट एवं माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओइनवार कुल शिरोमणि महाराजा शिव सिंह ने विद्यापति को, देखिए महाराजा ओइनवार कुल शिरोमणि, ये तो उपाधि हो गई, मतलब कौन थे, कहाँ के राजा थे? महाराज शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। ठीक। अब निम्नलिखित में से कौन सा नाम पंथी साधकों में शामिल नहीं है? पंथी साधकों में शामिल कौन सा नाम इनमें से नहीं है? तो देखिए पंथी साधकों में सम्मिलित नहीं, नाथ पंथ होना चाहिए, यहाँ पर ये नाथ होना चाहिए। नाथ पंथी साधकों में शामिल नहीं है। तो देखिए कणहप्पा जो है ये सिद्ध कवि हैं। ठीक है, सिद्ध कवि हैं, नाथ कवि नहीं है, तो वो सिद्ध साहित्य के कवि माने जाएंगे। बाकी जलंधरीपा और भरथरी चूड़क नाथ, ये सब नाथ संप्रदाय के साधक हुए। जैसे नीचे लिखा भी है कणहप्पा सरहप्पा दलुईपा डोम्बीपा कुकुरीपा आदि सिद्ध साहित्य के कवि हैं। बल्कि नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों का योगदान है उसमें चौरंगी नाथ, गोपी चंद, चूड़क नाथ, चूड़कर नाथ, भरथरी जलंधरीपा आदि थे। नाथ साहित्य के कवियों के नाम अलग अलग विद्वान अलग अलग रूप में माने हैं। नाथ कवि 9 हुए मुख्य रूप से।
नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ हैं। अनादि पंथ के संस्थापक जो हैं वो मत्स्येंद्र नाथ है, मच्छेंद्र नाथ कहिए, मत्स्येंद्र नाथ कहिए। और इसका प्रचार प्रसार गोरखनाथ ने किया, इसका प्रवर्तन गोरखनाथ ने किया। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही है। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ थे और यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ, आदिनाथ मतलब शिव माना गया है, आदिनाथ मतलब शिव। और नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय में नवनाथ गोरखनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, करीड़नाथ, महीनीनाथ, चरपटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ और भर्तरीनाथ, गोपीचंद नाथ को मुख्य माना जाता है। एक जो बताए थे थोड़ी देर पहले कि आते थे जोग जगाने लोग रात्रि में, तो ये गीत गाते थे, गीत नहीं जोग जगाते बोलते थे, नारी के करनवा भरथरी बनी गई न जोगिया हो, राजपाठ दीहन विसारन हो राम। ऐसे बोलते थे तो कुछ याद हो गया था। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? देवसेन नहीं है। देवसेन कहाँ से आ गए भाई? अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है यह, तो देवसेन इसमें नहीं आएंगे। अब नवनाथों में अलग अलग विद्वान अलग अलग माना है। जैसे राम कुमार वर्मा जी मानते हैं आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ जो इसके संस्थापक हैं, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरथरी, गोपीचंदा, गोपीचंदा हमारे यहाँ बोला जाता है इनको, गोपीचंद को, और नागार्जुन। ये गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार ये है, राम कुमार वर्मा के अनुसार ये था। नागार्जुन, जड़ भगत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन, कई विद्वानों ने अलग अलग माना है। लेकिन जान लीजिए जो नाथों की संख्या 9 है। गोरखनाथ, नागार्जुन और जड़ भगत नव नाथों में सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि देवसेन आदि ये सम्मिलित नहीं है, वो तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? हठ योग का अर्थ ह का मतलब सूर्य और ठ का मतलब चंद्र। विकल्प डी सही है। ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग हठ योग कहलाता है। अब देखिए गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया। किसने हठ योग का उपदेश दिया? गोरखनाथ ने। हठ योगियों के सिद्ध सामंत पद्धति के अनुसार ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग से ही हठ योग होता है। गोरखनाथ ने ही खट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन है? पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक वादिराज हैं। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक वादिराज हैं। इस ग्रंथ में इन्होंने गृध्र पृच्छ का उल्लेख किया है, गृध्र पृच्छ का उल्लेख किया। इन्हें श्याद्धाद विद्यापति भी कहा जाता है। किसे? वादिराज को। अब देखिए सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? वज्र है। बस इतना जान लीजिए, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या आएगा? वज्र आएगा। ये भूलिएगा मत, ठीक है ना, ये भूलना नहीं। शून्य का पूरक तत्व क्या आएगा? वज्र आएगा। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसको लेकर परेशान नहीं रहना। अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए रोक के, हम कहाँ मना किए। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? बता दें। संध्या भाषा कहा जाता है, संध्या भाषा कहा जाता है, या संध्या भाषा भी कहा जाता है। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा जाता है। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं लिखी या कि संध्या भाषा मुख्यतः अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया, संध्या भाषा का। और निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था, सही है बिल्कुल। प्रथम कवि सराहपा थे, ये भी सही है। चार्या पदों और दोहों में लिखा गया इनका साहित्य, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य का प्रणय विलय जो है पिंगल भाषा में हुआ, ये गलत है। विकल्प डी यहाँ पर गलत है, ठीक ना। अब देखिए कुछ लिखा, उसको पढ़ लेते हैं। डॉक्टर तोसी तोरी की अपनी पुस्तक थी पुरानी राजस्थानी में गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भाग की भाषा को पुरानी पश्चिमी राजस्थानी एवं सूरसेन तथा राजस्थान
के पूर्व की भाषा को पिंगल अपभ्रंश नाम देते हैं। सिद्ध साहित्य का प्रणयन जो है पिंगल भाषा में नहीं हुआ। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया? बता दें, हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था अबू सईद ने। ठीक है, अबू सईद ने किया था। अमीर खुसरो ने, हम मानते हैं अमीर खुसरो ने सबसे पहले किया, लेकिन अमीर खुसरो से भी पहले अबू सईद थे, इन्होंने किया था हिंदी भाषा का पहला प्रयोग। तो ये अभी हम लोग पढ़े हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। और बता दें कि ये हमारा टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप कर रहे हैं तो ऐसे वीडियो को आप ज़रूर देखिए। ये नोट्स की तरह है, एक आपको रिवीजन करने में काफ़ी फ़ायदेमंद मिलेगा। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ ये दूसरा चैप्टर था, ये समाप्त हो गया। इसी तरह हम आगे भी लेकर आएंगे, जैसे आगे आदिकाल आएगा, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ हो गई, अब भक्तिकाल पढ़ेंगे, उसके बाद रिक्तिकाल, आधुनिक काल, ऐसे पढ़ते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो। और उसके बाद हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में, गद्य के बारे में पढ़ लेंगे, रचना, रचनाकार, काव्यशास्त्र, रस, छंद, अलंकार, भाषा विज्ञान, व्याकरण, पत्र पत्रिकाएँ, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सहयोग करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा और उत्साह बढ़े और हम वीडियो लाएँ। और तो ये एमआरएस पीजीटी, ठीक है, हिंदी। अब देखिए, अगर इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। उसके बाद जैसे ही अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही एग्ज़ाम डेट आया, ठीक है, एग्ज़ाम डेट जैसे ही आया वैसे हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक ना, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तब उसके बाद उतना ध्यान हो सकता है न दे पाए रिवीजन पे। मिलेगा समय तो ध्यान दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस रोज़ करवाएंगे। तो प्रैक्टिस वाला पार्ट हमारा ठीक है, पहले भी कर चुके हैं। तो इसी के साथ, और यूपी टीजीटी पीजीटी में बिल्कुल काम आएगा। जो लोग सोच रहे हैं नहीं आएगा, तो कोई बाहर हिंदी साहित्य का इतिहास बाहर नहीं है, नेट जेआरएफ पढ़ रहे हैं तो उसके लिए तो एकदम पूरा का पूरा है, नेट जेआरएफ से बाहर कुछ चीज़ें ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको